तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो ग्रू था उसे लगता है कि वो भाग चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि ज़ू को मालूम था ये भागेगा जब ज़ू अपना टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करेगा तो। और ज़ू उसके बाद तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है, दोबारा से खोलता है और बोलता है अब मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, जल्दी करो। शैडो से मतलब ये बात करता है अब आके। तो फिलहाल सेवन ब्लड आइज से ना थोड़ी दूर पर प्रतिबंधित समुद्र के आसपास एक जगह था जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। वो अचानक से एक्टिवेट होता है, जहाँ से इंसानों के जैसा दिखने वाला कोई तो बाहर निकलता है। ये अपना क्रू था। एक चैन की सांस लेता है, धुंध की तरह पहले दिखता है, धीरे धीरे एक मिडिल ईस्ट मैन में बदल जाता है। बेसिकली टेलीपोर्टेशन पोर्टल के थ्रू एक सीक्रेट मैजिक का यूज कर पाया था, इसलिए ये वेट कर रहा था कि जू अपना वाला टेलीपोर्टेशन पोर्टल कब एक्टिवेट करेगा। और ये बोलता अब मुझे क्या करना है। तो उसने मुझे हायर किया था, उसे जो सुप्रीम इन चोजन सिमुलेशन पिल है उसका फॉर्मूला बताना है, जो मैंने याद कर लिया है, क्योंकि फिलहाल बस मैं ही हूँ जो जानता हूँ। अगर वो पेमेंट नहीं देगी तो फॉर्मूला तो भूल ही जाए वो। इधर ये आगे बढ़ता, इसे नहीं पता था कि इसकी परछाई के अंदर मतलब एक आँख सा कुछ तो बन चुका है। देखो आप गुरु हो लेकिन फिर भी आपकी एक परछाई होती है, परछाई है तो जूकिंग का जो परछाई है यानी शैडो, वो फिर आप पर कब्जा कभी भी कर सकता है, जिसका कि इसको पता नहीं चला था। जू भी उधर पोर्टल में एंटर कर जाता है और वहां से निकल जाता है। इधर ये जो गुरु था वो भाग रहा था, उसको पता था कि उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी वो चौकन्ना था। उसे पता नहीं था कि जू का शैडो कैसे काम करता है। उस जगह पर फिर भी ये नहीं जाता है जहाँ पर वो बंदी जिसने या बंदा जिसने इसको हायर किया था वो वेट कर रहा हो। मतलब दिन भर इधर उधर घूमता है, फिर एक लोकेशन पे जाता है, एक मर्चेंट वेसल था वहां पे, जहाँ पर वो चिल्लाता है कि आ जाओ, मुझे तुम्हें जो चाहिए था वो मेरे पास है। अब इसको क्या पता था कि इसकी परछाई के बीच में एक आंख के जैसा कुछ छवि बनेगी जो किसे ऑब्जर्व कर रहा है। ये चिल्लाकर इसलिए बोला था ताकि अगर कोई आसपास होगा तो बाहर आ जाएगा जो इसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। फिलहाल ये जो ग्रू था ना, एक जो स्वॉर्ड फिश होती है उसके बॉडी में घुस जाता है, लेकिन जो इसकी मेन ऑरा थी उसके अंदर बेसिकली वो शैडो की आई बनी थी। तो कोई भी बॉडी बदलेगी भाई, उसकी परछाई जो भी बनेगी ना उसके अंदर वो आंख बनेगा ही बनेगा। उधर वो परछाई ये सोच रहा था जो जू का था कि काश मैंने ऐसे ग्रूज को पोजेस किया होता उस समय जू के बजाय, तो मैं बहुत आगे चला गया होता, क्योंकि जू को इसने कंट्रोल करने की कोशिश की थी शुरुआत में, बट ये कर नहीं पाया था। फिलहाल ये स्वॉर्डफिश आगे बढ़ते जाती है और 7-8 बार अपनी बॉडी को भी बदलती है। दूसरे दिन तक ये स्टारफिश बन चुकी थी, मतलब स्टारफिश की बॉडी में ये ग्रू प्रवेश कर चुका था। रात का भी समय हो जाता और धीरे धीरे रात भी गुजरने लगता, लगभग सुबह का समय आ जाता, जहाँ पर कुछ लोग प्रकट होते हैं। टोटल चारों ने ना डाउविस रोब पहना था, हुडीज वगैरह पहने थे। मतलब आप बता ही नहीं सकते हो, इतना भारी रोब पहना था ना कि लड़का या लड़की वो भी नहीं बता सकते, इतना ढीला था। और फ्लक्चुएशन भी कल्टीवेशन का फील नहीं हो रहा था, शायद किसी मैजिकल डिवाइस या जो भी चीज से उसको प्रोटेक्ट करके थे। और ये चारों जो स्टारफिश थी उसके पास पहुंचा, और उनमें से एक जो बंदा या बंदी था वो बोलता है कि तुम लेट हो। तो ये स्टारफिश यानी कि गुरु बोलता है तुम्हें पता है वॉयलेट लैंड में मरते मरते बचाओ। मुझे नहीं पता था कि इस मिशन में वो एक साइको भी इन्वॉल्व है, मेरे से भी खतरनाक गुरु तो मुझे वो लगा। दूसरा बंदा कोई जो भी था वो बोलता है हमें भी नहीं पता था, अब वो आइटम दे दो। फिलहाल ये जो बंदी थी रोब हटाती है और एक अच्छा चेहरा दिखती। ये जो थी ना ये सी स्टार की प्रिंसेस थी, जो कि अगर आपको याद हो तो सेवन ब्लड आइज में आई भी हुई थी ना, अभी इधर ही है ये। और जू को गिफ्ट भी दिया था इसने कुछ तो कॉन्च वगैरह, इसलिए वो जू से ज्यादा मिलने को दिख रही थी ताकि जू के बारे में जान सके, क्योंकि अगर आप किसी को अच्छे से जानते हो तो उसे टारगेट इजिली कर सकते, यानी इसका लंबा प्लान था पहले से। लेकिन ग्रू इस दौरान इस लड़की को मना करता है कि रुक जाओ, कि तुम लोगों ने बहुत सारे चोजन वन को पकड़ा है इन कई सालों में, इवन सेवन ब्लड आइज के भी बहुत सारे थे, तो तुम्हारे पास बहुत सारे प्राइमरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट तो होंगे, और इसके बदले में तुम मुझे कुछ तो दोगे। इस दौरान प्रिंसेस कुछ सोच रही थी, तभी एक बंदा जो था ना वो बोलता है प्रिंसेस हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि एल्डर्स हमें ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रख पाएंगे, हमें निकलना पड़ेगा। तो ये बोलता है देखो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी टेरिटरी में ले जा करके रिवॉर्ड्स अच्छे देंगे। तो तुरंत ही प्रिंसेस ना इस गुरु को जो कि स्टारफिश के रूप में था उसे पकड़ने जाती है, तभी एक आवाज आती है, तो ये तुम थी शुरुआत से। और ये आवाज सुनते हैं गुरु की तो सबसे ज्यादा फटती है, वो खुद को एक्सप्लोड कर देता है और एक तरह से मार लेता है। सी स्टार प्रिंसेस भी पीछे की तरफ भागती है। बाकी जो 3 सी स्टार वाले बंदे थे वो अपने कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जू था जो कि जिसकी आवाज थी, अब ये मिडिल एज मैन के रूप में नहीं था, अपने फॉर्म में आ चुका था, अपने चेहरे में, और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जू के आसपास ना काले आगों का एक घेरा सा दिख रहा था, खतरनाक लेवल का किलिंग इंटेंट था। और उसके पैर के नीचे में ना एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन भी था, और गोल्डन क्रो तो पीछे आ ही चुका था, उसके साथ में ब्लैक फ्लेम मिक्स हो रहा। प्रिंसेस हैरान हो जाती है और कहती है जो किंग, लेकिन जब तक कि ये ज्यादा बोल पाती जो इसके सामने आ चुका था और खतरनाक एक किलिंग अटैक दे देता है इसकी तरफ। अटैक इतना पावरफुल था ना कि चारों सी स्टार कल्टीवेटर मतलब प्रिंसेस को लेकर के खून की उल्टी करने लगते। एक को तो जोकिंग ऐसा खतरनाक अटैक मारता है कि उसकी जो ब्लड वगैरह की ऑरा रहती है
इसका गोल्डन क्रो तुरंत ही एब्ज़ॉर्ब भी कर जाता है और उसके सोल को ये अपने धर्म अपर्चर में सील कर देता है। अब ये 2 थे जो 2 फ्लेम लेवल पे थे और एक था 3 फ्लेम लेवल पे। 3 फ्लेम लेवल पे बेसिकली प्रिंसेस थी, लेकिन इनका कल्टीवेशन कोई उतना भी ऊपर नहीं था और ज़ू फिर इन पर चढ़ाई शुरू कर देता है। देखो ज़ू का किलिंग इंटेंट तो तब से 7वें आसमान पे था, जब से इसने सुना था कि ग्रैंड मास्टर पाइक का कत्ल किया गया है। लेकिन तब वॉयलेट लैंड में फिर भी खुद को थोड़ा शांत रखता है, काम रखता है, मैटर अलग था। अब तो ये अपने क्षेत्र में था, तो छोड़ने वाला तो नहीं था और ज़ू सीधा ना सी स्टार प्रिंसेस के मतलब पीठ के हिस्से के आसपास अटैक करता है, जहाँ पर उनका लाइफ फ्लेम हो सकता है, सीधा उसको ही बुझा देता है। इस लेवल का पेन कभी इस बंदी ने फील ही नहीं किया और ज़ू रुकता नहीं। दूसरा भी लाइफ फ्लेम इस बंदे की बॉडी से निकाल देता है, उसके पूरे धर्मा अपर्चर्स को एक्सप्लोड करवा देता है और उसको अधमरा सा कर देता है, गंदा मारता है। फिर बाकी जो 2 सी स्टार कल्टीवेटर रहते हैं उनकी तरफ फोकस करता है। बंदी समझाने को देखती है कि ज़ू किंग ये चीज़ पूरा, बाकी जो कल्टीवेटर सब वो चिल्लाते हैं कि प्रिंसेस भाग चाहिए। फिर वो बंदा अपने पूरे ना बॉडी को एक्सप्लोड करने लगता है ताकि प्रिंसेस को भागने का मौका मिल जाए। प्रिंसेस जानती थी कि अगर वो सबनेवल आइस की तरफ जाएगी तो बचने वाली तो नहीं है, तो वो समुद्री क्षेत्र की तरफ बढ़ती। लेकिन जब तक कि वो समुद्र क्षेत्र में पहुंच पाती, एक बड़ा सा कछुए के जैसा कुछ तो प्रकट होता है और ज़ू किंग का सरिया भी बहुत तेजी से बढ़ता है। कछुआ इसे ब्लॉक कर देता है एक साइड से और इधर सरिया करके इसकी तरफ बढ़ता है। उधर ये जो बंदे थे ना, ये ज़ू को रोकने के लिए कुछ लाइटनिंग नेट या कुछ तो 3 डिस्क टेक्निक यूज़ कर रहे थे। ज़ू पूरा गुस्से में था और गोल्डन क्रो के फुल पावर को यूज़ करता। गोल्डन क्रो अपने पूंछ से मारता ना, पूरा ये नेट जो था वो कोलैप्स कर जाता है, तीनों डिस्क भी एक्सप्लोड कर जाते हैं। मतलब सीधा-सीधा ये 4 फ्लेम वाला बैटल प्रोग्रेस दिखा रहा था। अब एक जो सी स्टार कल्टीवेटर था ना, जो खुद को सेल्फ डेटोनेट करने को देख रहा था, एक्सप्लोड करने को देख रहा था, ज़ू उसके सामने प्रकट होता है और उसको एब्ज़ॉर्ब कर जाता है और उसके सोल को अपने धर्मापर्चर में एक-एक धर्मापर्चर में मतलब ये डालते जाते हैं। अब ज़ू इन्हें निपटाने के बाद प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है और अब इस बंदी को समझ में आता है कि ज़ू ने वो जो यान-यान थी उससे बैटल किया था, तब ये बंदी वहीं खड़ी थी और लोग इस पे मोहित होते हैं कितना सुंदर है, लेकिन सुना था इसने कि ज़ू बहुत बड़ा वाला खतरनाक खिलाड़ी है और आज सीख रही थी। पैट्रियर्च इसके पेट पर अटैक कर देता। अब जो सी टर्टल था ना, इसके मतलब गर्दन-वर्दन को काटने लगा। सी टर्टल बेसिकली वो क्रू था, जो कि भागने को देख रहा था ना अपनी बॉडी एक्सप्लोड करके स्टारफिश वाली। फिर वो कछुए में प्रवेश किया, लेकिन उसको क्या पता था, उसके ऊपर काबू पा लिया था अपने गुरु ने, यानी कि शैडो ने ज़ू की, जो कि अब इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। प्रिंसेस समझाने की कोशिश करती है, ज़ू इसमें मैं भी विक्टिम हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ इसमें, हमारे पीछे भी कोई है। लेकिन ज़ू मस्त चमाटा-वमाटा मारता है, मुँह से दाँत-दूँत पूरा तोड़-ताड़ देता है। तीनों लाइफ फ्लेम इसके बुझा देता है और पेट पर जहाँ चोट लगे थे और थर्मापर्चर्स को भी फोड़-फाड़ देता है। मतलब कल्टीवेशन बेस ही पूरा खत्म कर देता है। मैं क्या बताऊँ, मतलब ज़ू अलग ही लेवल का था भाई, तड़पाने में। और इधर जो आइलैंड टाइप एरिया था ना, बालू में बस खून ही बह रहे थे, ऐसा दिख रहा था, गिरे हुए थे। और ज़ू फिलहाल 7 ब्लड आई फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है, मैं ज़ू किंग 7 ब्लड आइज इकोलियन डायरेक्टर ऑफ 7th पीक क्राइम डिपार्टमेंट रिपोर्ट कर रहा हूँ कि सी स्टार के लोगों ने रेबेल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड स्पेल इन्हें निपटा दे। पहले तो टेलीपोर्ट करने से रोके, फिर हम देखते हैं। और वो किसी को मैसेज ना भेज पाए, तुरंत ही रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो जाता है। एक ओल्ड मैन की आवाज़ आती है 6th पीक से, ऑब्वियसली ये 6th पीक मास्टर था। और तुरंत ही ना मास्टर 6 ज़ू के पास आ जाता है कि तुम्हें क्या मिला। ज़ू खुद को शांत कर और कहता, मास्टर 6 अगर आप सोल सर्च कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रिंसेस को ये इसके सामने फेंक देता है। मास्टर 6 खुद की सांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका लौंडा मरा था, तो इनको पता था इनसे ये चीज़ें इन्वॉल्व थी, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंट दिया था कैप्टन ने मास्टर 6 को कि इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, आपके लड़के का भी डेथ। मास्टर 6 इस दौरान सोल सर्च कर, कैप्टन भी आ चुके थे और ज़ू के आसपास वो पेनफुल हो रहा फील करके हैरान थे और कहते हैं कि ये बर्डन मैं तुम्हारे साथ झेलूंगा मेरे छोटे भाई ज़ू। और कैप्टन इस दौरान ज़ू को थोड़े ज्ञान देते हैं कि ज़िंदगी ऐसा ही है, कभी कड़वा कभी मीठा, न तो ज़्यादा कभी कड़वा होती है, न तो ज़्यादा कभी मीठा होती है। इवन आसमान में जो बैठे भगवान है ना, वो भी इसे नहीं बदल सकते। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख को, तुम्हारे इस अंदर चलने वाली आग को। अपने दिल को फॉलो करो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो जिस तरह से तुम जीना चाहते हो। और कैप्टन इस तरह स्माइल करते हैं। कैप्टन की स्माइल मानो ना एक सूर्य, चमकते हुए सूर्य के समान थी। और वो लाइट मानो ज़ू के अंदर एंटर करती है और ज़ू का जो कलिंग इंटेंट था धीरे-धीरे शांत होने लगता है। उसे समझता भी नहीं है ऐसा कैसे? ऐसी चीज़ों का असर इसके लाइफ में 2 ही लोगों से हुआ था पहले। एक थे सर्जेंट थंडर और दूसरे थे ग्रैंड मास्टर पाई। ज़ू इस दौरान कैप्टन की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद मास्टर 6 की तरफ देखता है, जो कि सोल सर्च फिनिश कर चुके थे। ज़ू ना वो जो क्रू था उसे हैंड देता नहीं है, वो अपने पास रख लेता। उसे वो और तड़पाने वाला था और उसका जो इन्फॉर्मेशन था, फिर उसकी जो वो टेक्निक थी ना टेलीपोर्ट करने की एक से दूसरे बॉडी में, वो भी ये
पाना चाहता था कहीं न कहीं। मास्टर 6 उसके बाद इस बंदी का ना जो सोल था वो चबा के खा जाते हैं, सोल सर्च करने के बाद। और उतने पे नहीं रुकते हैं, जितने भी सी स्टार कल्टीवेटर थे ना सबको निगल जाते हैं वो, मतलब उनके सोल को। इवन जो गोल्ड कोर थे या की कंडेंसेशन या फाउंडेशन लेवल, किलिंग इंटेंट अभी भी इनके अंदर था, ज़ू की तरफ देखते। एक तो नासेंट लेवल के वो बंदे थे और ज़ू वो प्रेशर बस कैसे भी करके झेल पा रहा था क्योंकि पूरा अपना ऑरा थोड़ी रिलीज़ कर रहे थे मास्टर 6 और वो बोलते हैं ज़ू तुम्हारा एहसान रहा मेरे ऊपर। अगर मास्टर 7 तुमको डायरेक्ट अप्रेंटिस नहीं लेते, तो मैं तुम्हें अपना एक सक्सेसर बना दूँगा। और एक ब्लू जेड स्लिप ये इसको देते भी। ये अलग मटेरियल का था भाई, जिसमें ऑरा गोल्ड कोर लेवल की और 7th सिबलिंग ऐसा कुछ तो उसमें लिखा हुआ था या बुलाते हैं। और फिर ये बताते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन कि वो ड्रग जो था ना उन लोगों का, सी स्टार लोगों का, वो कंप्लीट हो चुका था। दूसरा पार्ट बस मिसिंग था फॉर्मूला का, ग्रैंड मास्टर भाई के पास था, जिसके लिए इन लोगों ने उन्हें असैसिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सी स्टार का जो चीफ्टेन है वो इतना भी पावरफुल नहीं है। इतना लंबा प्लान, उनके पास तो नासेंट सोल लेवल का भी कल्टीवेटर नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़ू सोच रहा था कि अब तो छोड़ूंगा नहीं जो भी इसके ऊपर हो। इसको क्या लग रहा था अभी तक ज़ू को कि सी स्टार के चीफ्टेन मेन मास्टरमाइंड होंगे, लेकिन जैसा मास्टर 6 बता रहे हैं बात तो सही है, उनके ऊपर भी कोई होना चाहिए। नहीं तो भाई सी स्टार वाले लोगों को पता है कि इधर बाप लोग बैठे हुए हैं 7 ब्लड आइज में, तो ऐसा क्यों करेंगे। इस दौरान ब्लू जेड स्लिप जो था पहले से, उसमें से मास्टर 7 के पास आती है और वो बोलते हैं देखो सी स्टार पीपल को तो हम मारना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अलायंस को तोड़ा है, लेकिन अभी मैं वापस नहीं आ सकता। तो तब तक मास्टर 6 कहते तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर चाहो तो बस पैट्रियार्च से पूछ लो, तो मैं इन चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। मास्टर 6 की आंखों में एक अलग किलिंग इंटेंट था। इधर पैट्रियार्च की आवाज़ आती है कि ठीक है 6th अप्रेंटिस मेरा कमांड सुन। अब पैट्रियार्च की आवाज़ आती है तो इवन मास्टर 6, ज़ू किंग, कैप्टन सभी लोग रिस्पेक्ट दिखा। मास्ट जो ब्लड स्मेल्टर थे यानी पैट्रियार्च कहते तुम लोगों का तुम्हारा लाइफ बहुत ख़राब रहा है, तो मतलब तुम्हारे साथ जो हुआ है तो मैं तुम्हें इसकी आदेश देता हूँ, तुम जो करना है वो करो। तो मास्टर 6 तुरंत ही तैयारी कर लेते हैं। देखो इन लोगों के पास ना 6 वीक में बहुत सारे मैजिकल डिवाइसेस वगैरह पहले से हैं, पपेट वगैरह। जितने अभी फाउंडेशन लेवल के डिसाइपल्स थे, पपेट्स थे, गोल्ड कोर एक्सपर्ट्स थे, सभी इस समय रेस्पेक्ट में आ जाते हैं अपने पीक लॉर्ड के। कैप्टन भी हैरान था और फिर बताता है कैप्टन तुम्हें पता है ओल्ड मैन, यानी कि ये मास्टर 7 को ओल्ड मैन कहता था, कि वो बताते कि वो और अंकल 6 दोनों चोज़न डिसाइपल हुआ करते थे, बहुत फेमस थे। लेकिन अंकल 6 के साथ जो चीज़ें हो गई ना, इससे वो कल्टीवेशन पे ध्यान देना ही छोड़ दिए। मतलब एक तो उनकी वाइफ चली गई, फिर बच्चा भी मर गया। अब ये सब सुन के ना मास्टर 6 एक कोल्ड लुक देते हैं कैप्टन की तरफ, फिर ज़ू की तरफ देखते हैं एकदम प्यारे भाव से और कुछ तो देते हैं कि ज़ू ये रखो, इससे तुम सेफ रहो। कैप्टन हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो था ना वो नासेंट सोल लेवल का शील्ड था। फिर ज़ू से कहते हैं जाओ, जो तुम्हारा हार्बर नंबर 176 है ना, और वो स्क्रॉल ले लो। स्क्रॉल मतलब जो पैट्रियार्च ने लिखा हुआ है ना कुछ तो, जो टांगा हुआ है सी ज़ॉम्बी के पास में, वो चारों अक्षर जो है ना उसमें डिवाइन एबिलिटी है, वो तुम ले लोगे। और ये शील्ड मेरे साथ आ सकते हो स्लॉटर करने के लिए सी स्टार के लोगों को, तुम्हारा भी अपना रिवेंज पूरा हो जाएगा। और फिर ये छठवें पीक पे चले जाते हैं। ज़ू हमें सारी लाता और तैयार हो चुका था, तो फिलहाल वहां से जो भी चीजें उठानी थी वो उठाता है और कैप्टन के साथ छठवें पीक पर आ जाता है। और पूरा वो माउंटेन ना छठवें पीक का, उस पर एक बड़ा सा समझ लो एरिया था, वो अपने आप उठता है हवा में और प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र की तरफ ऐसा बढ़ जाता है और टेलीपोर्टेशन के थ्रू गायब हो जाता है। सी स्टार के लोगों के लिए अब बड़ा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि उनके मृत्यु के समय या घड़ी नजदीक आ चुकी थी। मास्टर 6 के अलावा किसी को नहीं पता था कि छठवें पीक पर कितने मैजिकल डिवाइसेस छिपे हुए हैं, या ये छठवें पीक का किला किस लेवल का है, किस लेवल तक जा सकता है। लेकिन उसे दुख देख करके ना, जब वो गायब होता है पूरा किला उठ करके, तो लोग अचंभित हो जाते हैं। ग्रेटर टेलीपोर्टेशन मतलब आप समझ रहे हो, नॉर्मल टेलीपोर्टेशन में लोग जाते हैं, ग्रेटर टेलीपोर्टेशन मतलब बहुत दूर तक आप तुरंत जा सकते हो और उसके लिए पावर भी ज़्यादा लगता है। ज़ू जो कि उस किले पर ही था अचंभित हो जाता है कैप्टन लेफ्ट और राइट देख। इनके आगे मास्टर 6 खड़े थे जो कि अपना अल्कोहल पी रहे थे। मास्टर 6 कहते देखो सी स्टार का पॉपुलेशन बहुत कम, इवन मरफोक से भी कम। टोटल 7 गोल्ड कोर कल्टीवेटर, 3 को तो मैं मार ही चुका हूँ, तो 4 बचते। उनके यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सी स्टार के पैट्रियार्च, जो कि ग्रेट सर्कल में है गोल्ड कोर के। तो सीक्रेटली अगर उसने ब्रेक थ्रू कर भी लिया हो, अगर पावर को छिपा के रखा हो, तो उसके अलावा बाकी 3 गोल्ड कोर के अर्ली स्टेज। और इवन उनका जो चीफ्टेन है यानी कि पैट्रियार्च का बेटा, वो भी गोल्ड कोर लेवल पे ही है। लेकिन सोचो इतने छोटे लोग अगर हमारे पर अटैक कर रहे तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। ज़ू भी समझ रहा था। जरा कैप्टन का अलग ही चल रहा था। वो जो पहाड़ था ना जिस पर वो बैठा हुआ था, वो उसको ध्यान से देख रहा था चाट उठ के कि कुछ खाने की चीजें क्या। फिलहाल ये एक स्टारफिश जैसा लोकेशन था, आइलैंड टाइप, वहां पहुंच चुके थे जहां पर लाखों के आसपास लोग होंगे और वो 7 ब्लड के प्रोटेक्शन की वजह से सुरक्षित। लेकिन आज जब छठवां पीक अचानक से इनकी तरफ पड़ता है तो वो अचंभित हो जाते। ठीक है सी स्टार के लोग नहीं पहचानते थे 6th पीक को, लेकिन कुछ तो टॉप एक्सपर्ट्स थे। इतना तो समझ जाते कि ये तो 7 ब्लड आइज का टेक्निक है। जैसे ही पहाड़ी को देखते हैं ना उनकी फट जाती। पूछते हैं कि ऑनर लॉर्ड आपका यहाँ पर आने का कारण क्या है।
और आप कौन से सीनियर हैं? अगर हमने कुछ गलती की है तो हमें माफ़ कर दीजिए। ये एक 5 कलर डव स्ट्रोब में बैठे ओल्ड मैन। लेकिन मास्टर 6 क्या करते हैं, बस अपना एक ऑरा, एक उँगली ऐसा नीचे की तरफ करते हैं और पूरा ये जो लैंड था ना वो क्रम्बल करने लगता है। जो बाहर आए थे जिन्होंने ये चीज़ें बोली थी वो सी स्टार के पैट्रियार्च थे और बोलते हैं मास्टर 6 इसका क्या मतलब समझूँ मैं? मास्टर 6 कर ही आते हैं सही, ताकि तुम बताओ। और उनकी ऑरा इतनी पावरफुल थी ना कि पैट्रियार्च की खोपड़ी फूट जाती। लेकिन उसके जैसे ही बॉडी फूटती है उसमें से एक स्टार जैसा कुछ तो ब्लड निकलता है, फिर इंसानी रूप में बदल जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है मास्टर 6 से कुछ गलतफ़हमी हो सकती है। और मास्टर 6 बोलते हैं अच्छा तो तुम कल्टीवेशन छिपा ही रहे थे, नासेंट एंड सोल लेवल पे पहुँच चुके हो। लेकिन इससे चीज़ें क्या होंगी, बदलने वाली नहीं है। तुम लोगों की वजह से मैंने मेरा बेटा खोया। आज तो उसका मज़ा तो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारा एंसेस्ट्रल लैंड, तुम्हारे लोग सभी खत्म कर दूँगा। मास्टर 6 अपने मैजिकल डिवाइसेज़ जो भी चीज़ें थी ना टेक्निक यूज़ करने लगा। ज़ू इधर साइड में उतर जाता, कैप्टन भी उतर चुके थे। ज़ू को तो मालूम ही था कि उसको भाई और लोगों को मारना है, तब जाकर के उसका जो अंदर का गुस्सा है ना वो शांत होगा। और कैप्टन भी बोलते कि हाँ, मारो, मारो और मारो। इनके सामने फाउंडेशन लेवल के सी स्टार वगैरह आते जिसे निपटाते जाते ज़ू, और कैप्टन भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन ज़ू का मेन टारगेट था वो चीफ्टेन, क्योंकि ऑर्डर जो दिया था उसी ने दिया था ग्रैंड मास्टर बाई को असैसिनेट करने का। ज़ू अपना मारते-पीटते आगे बढ़ते जाता है। इधर मास्टर 6 के बहुत सारे पपेट्स वगैरह थे जो कि स्लॉटर कर रहे थे। ज़ू मानो इस समय गॉड ऑफ डेथ हो, जिसे कोई रोक नहीं सकता। बीच में जो भी आ रहा था बस वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। मास्टर 6 इस दौरान एक अलग हँसी हँस रहे थे। उसमें दर्द छिपा हुआ था। समय का, लंबे समय का, सालों का एक तड़प छिपी हुई थी, एक पागलपन था। बार-बार मार रहे थे लेकिन पैट्रियार्च जो था उसके पास भी अलग एबिलिटी थी ना, वो सी स्टार की अपनी टेक्निक्स होती हैं। तो वो बार-बार मरने के बाद जन्म ले रहा था, जिसकी वज़ह से मास्टर 6 का गुस्सा और बढ़ रहा था। और अब तो गुस्से में ना फायर जो था ना आस-पास उसमें जला रहे थे इस पैट्रियार्च की बॉडी को। ज़ू भी एक अलग अवस्था में था, दिमाग के एक अलग उन्माद था उसके अंदर, एक अलग पागलपन था। ये थ्री स्टार लोगों के पास अलग एबिलिटीज़ थी, मतलब उनके बॉडी में रेसे जैसा भी कुछ तो था। मरने के बाद बॉडी कभी अपने आप जुड़ जाती थी। बेसिकली ना वो इसकी बॉडी में घुसने को देख रहे थे, लेकिन ज़ू की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो भेद ही नहीं पा रहे थे। और एक चीज़ और ज़ू फ़ील करता है, ये जो सी स्टार के लोग हैं ना, तो इन लोगों का जो सोल था ना, ज़ू फ़ील कर चुका था कि वो इनकम्प्लीट है। इवन इनके ब्लड और एसेंस के साथ भी सेम चीज़ था, जब ज़ू डिवोर करता है ना, जब जिसका गोल्डन क्रो, इसका मतलब साफ था, कोई तो इनके पीछे भी है, मास्टर 6 सही है। लेकिन ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता, स्लॉटर वो करते जाता है। पैट्रियार्च भी इस दौरान मस्त मज़े कर रहे थे। शैडो अपने अलग काम में लगा हुआ था। कैप्टन इधर उस दौरान अलग बैटल कर रहे थे। ज़ू की तरफ देखते तो हैरान थे। ज़ू के आस-पास ना एक काला बादल जैसा दिख रहा था। वो बेसिकली ना ज़ू के बीटल्स थे जिन्हें कि वो कल्टीवेट कर रहा था ना ज़हर के लिए। वो थ्रेड वॉर्म्स जो कीड़े थे, ये सब चीज़ों को डिवोर करके और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। और ज़ू स्लॉटर करते-करते एंसेस्ट्रल टेंपल के पास पहुँच जाता है। 4 लोग क्रॉस लेग्ड बैठे हुए थे टेंपल के बाहर। ये अलग थे बाकियों से। पहला तो ऑरा, वो 3 फ्लेम लेवल से काफ़ी ऊपर। 4 फ्लेम लेवल पे नहीं थे लेकिन बहुत करीब थे। और इनकी नसें दिख रही थी साफ-साफ। इनके अंदर भी कोई तो कीड़ा था, वो थ्रेड वर्म जिसकी मैं बात कर रहा था। वो मूव कर रहा था बॉडी में और दिख रहा था। इनके पीछे में एक पिल फर्नेस भी था, जहाँ पर एक मिडिल ईस्ट कल्टीवेटर था। गोल्डन थ्रेड के कपड़े-वपड़े पहन के पहना था और वो गोल्ड कोर लेवल पे था। फोरहेड पर उसके ना वो स्टारफिश वाला सिंबल भी दिख रहा था। गुस्सा नहीं था लेकिन दिख रहा था कि गुस्सा है। लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके लोग मर रहे हैं। उसका ध्यान एक ही चीज़ पर था, जो पिल था ना फर्नेस में उसके ऊपर। ये बंदा था चिफ्टन, सी स्टार पीपल का और पैट्रियार्च का बेटा। अब ज़ू का ध्यान उस पर जाता है लेकिन ये 4 कल्टीवेटर्स इसको ब्लॉक करके चारों मिल के अटैक करते हैं। और ज़ू क्या करता है ना, इसका जो गोल्डन क्रो था ना उसकी ऑरा प्रकट होती है, वो पूंछ से मानो एक अटैक मारता है। चारों के अटैक ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मतलब खतरनाक लेवल का ज़ू का ये अटैक। और उस ऑरा की वजह से चारों काफ़ी पीछे जाके खुद को संभाल पाते हैं। और जब तक वो भागने को देखते ज़ू आगे आता, फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सामने वाला प्रोफाउंड स्टेट में है। गला पकड़ता है और दबा देता है। और इस दौरान ना जो सरिया था उसके बॉडी के 7-8 बार आर-पार निकल जाता। अब दूसरे की तरफ अटैक करता है ऐसे ही करके। वो भागने को देखता है, तेज़ था लेकिन ज़ू उससे भी ज़्यादा तेज़ था। तीसरे वाले पर ना वो जो बीटल्स थे ना, ब्लैक बीटल्स ज़ू के, वो अटैक कर देते हैं, डिवोर कर जाते, हड्डियाँ भी नहीं बचती। चौथा जो था उसकी तरफ गोल्डन क्रो पड़ता है। ये चारों पर बहुत फास्ट अटैक होता है। एक पर ज़ू अटैक करता है, एक पर सरिया, ऐसा मतलब करके चारों निपट जाते हैं। कैप्टन भी इधर आ चुके हैं, सेफ खा रहे। चेहरा उनका थोड़ा ब्लैक दिख रहा था और वो चीफ्टेन की तरफ थे और ज़ू से बोलते हैं, वाह जूनियर ब्रदर, जैसा तुम देख रहे हो उस बंदे की तरफ, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। कैप्टन इस दौरान बोल ही रहा था, तब तक वो चीफ्टेन अपनी आंखें खोलता है। और जब वो आंखें खोलता है ना, एक अलग प्रेशर फैलता है। लेकिन ज़ू के गले में एक वो था ना पेंडेंट, जो कि इसे मास्टर ने दिया था अभी, सिक्स्थ ने, तो वो इस प्रेशर को झेल जाता है। कैप्टन इस दौरान कुछ कदम पीछे जाते हैं, उनकी आंखों में कुछ मैजिकल सिंबल्स दिखते हैं और वो इस ऑरा को झेल जाते हैं। और फिर बोलते हैं, ज़ू क्यों ना मिल के हम इस बंदे को निपटाते हैं। ज़ू भी हाँ में सर हिलाता। फिर दोनों इस चिफ्टन की तरफ बढ़ते। चिफ्टन हंसता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हारे जैसे लोग गोल्ड कोर कल्टीवेटर पे अटैक कर, हालांकि मेरे पास समय है कि मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ। तो कैप्टन और ज़ू दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं।
और चिफ्टन भी इधर एक कदम आगे लेता है। जैसे ही उसके पैर ना, उँगलियाँ बोल लो, ज़मीन को टच करती हैं, उसकी पूरी बॉडी मानो सुपर इम्पोज़ हो जाती है। मानो उसकी बॉडी से 2 पावरफुल सोल जैसे कुछ तो बाहर निकलते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ। मतलब चिफ्टन के 2 क्लोन बन जाते हैं, एक कैप्टन की तरफ चार्ज करता है और दूसरा ज़ू की तरफ। और अपना राइट इंडेक्स फिंगर यानी कि जो अंगुली जिसमें हम इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं ना, पता नहीं, तो उसको फ़ोरहेड की तरफ बढ़ाता है ज़ू के माथे की तरफ। पावर था गोल्ड कोर लेवल का ऑब्वियसली, और ज़ू के मानो लाइफ फ्लेम से बुझ जाएँगे, ऐसा प्रेशर ये फ़ील करता है। अब पैट्रियार्च भी इसको ब्लॉक करने के लिए ना अपना पूरा फ़ोर्स लगाता है, लेकिन उसकी ऑरा की वज़ह से ना पैट्रियार्च काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद चिफ्टन ना अपना पैर उठाता है, ज़मीन को टच कर ज़मीन पे दे मारता है और शैडो जो था ना वो कोलैप्स कर जाता है और कहते हैं बस खत्म, और फिर से अपना फिंगर ज़ू के फ़ोरहेड की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑरा बढ़ रही थी आगे, ज़ू के पीछे में गोल्डन क्रो प्रकट होता है। अब उसके बाद ना चिफ्टन थोड़ा-सा हिचकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उँगली आगे बढ़ती रहती है। लेकिन गोल्डन क्रो जो था ना, उसके अंदर से फ्लेम्स बाहर निकलने लगी। ज़ू की आँखों में भी एक मैडनेस, और अपनी खोपड़ी से सीधा उस फिंगर को टच कर देती है। और क्या होता है ना, इतने मौके का फर्स्ट उसको इंतज़ार था। गोल्डन क्रो इस दौरान थोड़ा-सा एनर्जी और ब्लड वो जो सामने वाले बंदे का था चिफ्टन का, उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेता। चिफ्टन का फिंगर क्रस्ट हो जाता है, लेकिन उस उँगली की पावर की वज़ह से ज़ू भी कुछ कदम पीछे जाता है। लेकिन उसका जो पेंडेंट था ना, उसे इंजर्ड होने से ब्लॉक कर देता है। उधर कैप्टन चिफ्टन के दूसरे क्लोन से बैटल कर रहे थे और वो भी वही काम कर रहा था। उसका भी जो एक उँगली था ना, कैप्टन के खोपड़ी की तरफ पड़ रहा था, लेकिन कैप्टन के तरीके अलग। उनकी आँखों में ना कुछ सिंबल्स बनते हैं। आँख में अगर आप सीरीज़ देखते होगे ना, तो आँखों में अलग सिंबल्स आपको पता ही है, मतलब चित्र जैसा कुछ बनने लगते हैं और कैप्टन की एनर्जी अचानक से बढ़ती है। कैप्टन अलग करता है, मुँह खोलता है, सीधा उँगली को चबाने को देखता है। और दोनों का जो प्रोसेस होता है ना, इधर मतलब ज़ू खोपड़ी से मारता है और उधर कैप्टन उँगली खाने को देखता है, सेम टाइम पे होता है। खा तो नहीं पाता, लेकिन थोड़ी स्किन्स वगैरह तो खा ही लेता है। इधर कैप्टन के कुछ दाँत भी टूट जाते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ में डबल इनकांटेशन टेक्नीक से जो फ़ोर्स था उससे ब्लॉक कर देता है। और इस समय ना दोनों क्लोन्स अपनी उँगलियों की तरफ देख रहे हैं। अब दोनों क्लोन फिर से मर जाते हैं और उँगलियाँ हील हो जाती हैं। ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी आँखों में अभी भी वही किलिंग इंटेंट था, और कैप्टन का भी वही हाल था। अलग ही क्रेज़ी आदमी था वो। सी स्टार आगे बढ़ता है इस दौरान कैप्टन की तरफ पहले, लेकिन 3 कदम लेता है ना, तो उसका चेहरा गिरने लगता है। उसकी उँगली काली हो चुकी, मानो उसमें ज़हर जा चुका था, और उसका असर उसकी बॉडी में पूरा फैल रहा, कि उसकी बॉडी में ना बहुत सारे छोटे-छोटे ब्लैक बीटल्स पनप रहे थे और उसके अंदर की चीज़ों को डिवोर कर रहे, करप्शन फैला रहे थे, और ज़हर दोनों साथ में। और ऐसा तभी होता है जब 2 लोग साथ में काम करते हैं, ज़ू और कैप्टन जैसे लोग, क्योंकि ज़ू को पता था कैप्टन कैसे काम करता है। कैप्टन पक्का उँगली खाएगा। तो ज़ू ने क्या किया था, कैप्टन के दाँतों में भाई बीटल्स डाल के रखे थे पहले से, जो कैप्टन खा रहा था उस समय से। कैप्टन को पता था, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बीटल्स उसके पास दाँत के हिस्से पे रहते हैं, और जब ये काटता है तो तुरंत ही वो फिर चिफ्टन की बॉडी में मर्ज हो जाते हैं। चिफ्टन शॉक्ड था और कैप्टन हँस रहा था और ज़ू की तरफ देखता है कि तुम सुधरोगे नहीं। ज़ू आगे बढ़ता है, उसकी परछाई भी, और सरिया भी इस दौरान इसका चमकता है, आगे बढ़ता है। गोल्डन क्रो भी इस समय चमकता है। लाइफ लैम्प को भी एक्टिवेट कर देता है, तेज़ी से एक स्ट्राइक कर, पूरा पावर ना, मतलब एक फ़ोर्स में हाथ के इकट्ठा करता है मुक्के में और मार देता है। कैप्टन भी इस दौरान एक्शन में आते हैं, आँखों में फिर से मैजिकल सिंबल्स बनते हैं। आस-पास का जो टेम्परेचर था ना, बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। ज़मीन बर्फ के समान जमने लगती है। मतलब इधर ज़ू फायर वाला बंदा, इधर कैप्टन आइस वाला बंदा, और दोनों अलग डायरेक्शन से इस चिफ्टन पे अटैक करते हैं। कैप्टन की छाती में से ना एक हाथ भी निकलता है, वो ब्लू कलर का था, आइसी हैंड था, और उस हाथ में भी कैप्टन का ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन आँखें बंद थी। और इससे देख कर के ना सी स्टार चिफ्टन और हैरान हो जाता है, डॉज करने को देखता है, लेकिन ब्लैक बीटल्स वैसे भी उसको पागल कर चुके थे, और उसकी बॉडी फ्रीज़ होने लगती है जैसे कैप्टन का ये हाथ उसकी बॉडी को टच करता है। ज़ू का फ्लेम पावर दूसरी तरफ से बढ़ता है, और वो जो पैट्रियास ने कैलीग्राफी दी थी ना, ये उसका पावर यूज़ कर रहा था ज़ू। नोज़ विथ लिविंग फ्लेम, यही तो लिखा था पैट्रियार्च ने। चिफ्टन की बॉडी गलनी शुरू हो जाती है, और कैप्टन मतलब चिफ्टन बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पावरफुल बंदे की कैलीग्राफी है। तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, लेकिन उसमें से एक टेंटेकल्स जैसा कुछ तो निकलता है, जो कि ज़ू और कैप्टन की तरफ पड़ता है। अब एक्सप्लोजन तगड़ा था ना, तो ज़ू और कैप्टन काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। ज़ू इस दौरान कैप्टन को अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर मास्टर 6 के पेंडेंट का इस्तेमाल कर देता है, जो कि इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। 300 मीटर जाके दोनों रुकते हैं, लेकिन फिर भी खून की उल्टी कर रहे थे। फिलहाल जिस तरफ एक्सप्लोजन हुआ था ना, जहाँ से वो टेंटेकल्स दिखा था, वहाँ पर धूल शांत हो जाता है, और एक बंदा आगे निकल के आता है। बहुत सारे टेंटेकल्स दिख रहे हैं। एक 3 मीटर का इंसान दिख रहा था, लेकिन इंसान नहीं था, नॉन ह्यूमन बोल सकते हो, सिल्वर कलर में। खोपड़ी त्रिभुज आकार की थी, जीभ काफ़ी लंबी थी, और पूरे बॉडी में ना वो कुछ केचुए जैसे दिख रहे थे। ज़ू और कैप्टन दोनों अचंभित थे, लेकिन उसमें से जो फ्लक्चुएशन आ रहा था ना, वो गोल्ड कोर लेवल का नहीं था, नासेंट सोल लेवल का था। ज़ू और कैप्टन पीछे हटने लगते हैं, और फिर वो बंदा बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसे चोमू लोग मुझे मिल जाएंगे। एक में 4th स्टेज का ग्रो शील्ड है, दूसरे के पास इंपीरियल क्लास की डिवाइन एबिलिटी है, और वो कैलीग्राफी। दुख की बात ये है, दूसरे में ग्रो शील्ड नहीं है। वो अचंभित हो जाता है, एक चैन की सांस लेता है। लाइफ फ्लेम
के बारे में उस बंदे को पता नहीं चला था। ना तो शैडो के बारे में, ना तो क्रिस्टल के बारे में। कैप्टन भी चैन की साँस लेता है। उसका भी कुछ और राज़ था, जो शायद वो बंदा नहीं जान पाया था। दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते हैं और उनको समझ में आता है कि दोनों सेम चीज़ सोच रहे हैं। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।